संसद की अगली भाग जिसमें हम लोग संसदीय कामकाज को समझने का प्रयास करेंगे और संसद किस प्रकार से अपने सत्र को आहूत करवाती है, सत्रावसान कैसे करती है, इसकी जो अगली खंड है इसके ऊपर हम लोग यही चर्चा करेंगे। और इसका जो हम लोगों ने हेडिंग रखा है वो ये रखा है कि संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा के विघटन, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहली जो बिंदु है उसको हम लोग समझें और वो है सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना, है ना। इसका मतलब है कि समनिंग ऑफ, ठीक है, समनिंग ऑफ सेशन, ठीक है। यानी सेशन को समन कैसे किया जाता है इसको जरा सा हम लोग समझें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 85 का जो 1 है, इसके ऊपर संसद के आहूत की विशेष रूप से चर्चा की गई है। समझ रहे हैं? आर्टिकल 85 का 1 ये कहता है कि संसद को जो आहूत करेंगे, ध्यान से समझिएगा, वो आहूत करने का काम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपको ध्यान में ये रखना है कि संसद कहने का मतलब संसद में क्या, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा के जो सत्र होगा उसको आहूत करने का काम राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा चर्चा आर्टिकल 85 के 1 में है। आहूत का अर्थ क्या होता है ये समझिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उचित स्थान, समझ रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में ही, यानी आर्टिकल 85 के 1 में जो चर्चा किया गया है वो किया गया है उचित स्थान। और उचित स्थान ये तय कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जो स्थान उचित लगेगा और जो समय उचित लगेगा कि इस टाइम से इस टाइम, है ना, तो उचित समय एवं उचित स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा, समझ रहे हैं, यानी कि सदन को क्या, मीटिंग के लिए बुलाना, उसी को हम लोग कहते हैं आहूत करना। आहूत का अर्थ बहुत भारी भरकम नहीं है। आहूत का अर्थ यह है कि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसको उचित समय में उचित स्थान पर मीटिंग के लिए बुलाना। समझ रहे हैं? यानी मीटिंग के लिए यहां हिंदी शब्द इस्तेमाल किया गया है, अधिवेशन के लिए बुलाना। तो अधिवेशन के लिए बुलाने को ही क्या कहा जाता है? सत्र को आहूत करना। समझ रहे हैं? और इसमें यह कहा गया है कि संसद के अंदर में जो ये सत्र होगा, उस सत्र के अंदर में, समझ रहे हैं, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? 1 साल में 12 महीना होता है और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि कम से कम 1 साल में 2 सत्र तो हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो कम से कम हमारे यहां कितने सत्र हो सकते हैं? 2 सत्र तो मिनिमम है, 2 सत्र होना ही चाहिए, क्योंकि 85 के 1 में इस बात का भी चर्चा है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या है अगर हम साधारण भाषा में समझे तो? मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने अगर आज के दिन में सत्र के लिए बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया, सत्र को उन्होंने आहूत कर दिया, मतलब शुरुआत कर दिया, और अगर आज शुरुआत किए हैं तो अगला जो सत्र बुलाएंगे उसमें 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 6 महीने बाद उनको फिर बुलाना पड़ेगा। तो 1 साल में कम से कम 2 बार तो बुलाएंगे, इसलिए सत्र मिनिमम कम से कम कितने हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। समझ रहे हैं? इसमें एक चीज और कहा गया कि सत्र जो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, मतलब मीटिंग के लिए जो ये बुलाते हैं, आहूत जो करते हैं, ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। विवेकाधिकार कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से मीटिंग के लिए नहीं बुलाते, अधिवेशन के लिए नहीं बुलाते, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री इनको क्या करते हैं? सलाह देते हैं। यानी प्रधानमंत्री जब जब इनको सलाह देंगे तभी ये क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो लिखा गया है ऐसा कि राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जब जब इनको क्या करते हैं? ऐसा आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, है ना, तभी ये क्या करते हैं? बुलाते हैं। यही है क्या? संसद के को क्या करना? आहूत करना। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो संसद को आहूत जो है वो ऐसे करते हैं। समझ गए? अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, वो है कि किसको आहूत कर रहा है ये? सत्र को। तो थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लें कि संसद का जो सत्र होता है वो सत्र होता क्या है। तो जरा सा पहले ध्यान से देखिएगा। जिस दिन पहली बैठक होगी, यानी प्रथम अधिवेशन, यानी पहली मीटिंग, मान लो कि लोकसभा की आज के डेट में मीटिंग हुई, ठीक है, तो पहली मीटिंग से लेकर के सत्र की समापन तक, समझ रहे हैं, और मान लो कि 2 महीने बाद इस सत्र को समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो प्रथम बैठक से लेकर
समापन के बीच का जो ये अवधि होता है, समझ रहे हैं? जैसे आप ऐसे समझिए एक उदाहरण से कि आज का डेट मान लीजिए क्या है, आज अपना डेट हो गया 4 मार्च, है ना, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2023 आज का डेट है। और आज के डेट में मान लो कि प्रथम बैठक हुआ, यानी पहली बैठक जो है वो आज हुई है, समझ रहे हैं? और मान लो कि ये अब चलना शुरू हुआ, ठीक है, और कह दिया गया कि यह जो सेशन है, जो पूरा ये जो चल रहा था, ये जो खत्म हो गया मान लो 5 जून, एक रफ आइडिया ले रहे हैं, 5 जून 2023 को। तो ये जो इतना लंबा टाइम जो चला, इसी को हम लोग सत्र कहेंगे, समझ रहे हैं? इसी को हम लोग सेशन कहेंगे। एक उदाहरण और लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि आज मैं आप लोगों को पहला क्लास स्टार्ट करूं, चैप्टर का नाम पार्लियामेंट, और इसको मैं क्या कहूं कि ये एक सेशन है जिस सेशन में पार्लियामेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत की और 15 दिन तक मान लो हम पार्लियामेंट ही पढ़ रहे हैं, तो 15वां दिन पार्लियामेंट की टॉपिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पहली क्लास से लेकर के समापन तक की क्लास जो है उसको हम एक सत्र बोलेंगे कि इस सत्र में हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ी। ठीक उसी तरीके से कहा जाता है कि प्रथम मीटिंग से, पहली अधिवेशन से लेकर जो समापन की घोषणा की जाएगी, है ना, जब सत्रावसान कर दिया जाएगा, तो इसके बीच की जो अवधि होगी उसको एक सत्र कहा जाएगा। यही सत्र का परिभाषा होता है, समझ गए? अब जो है सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, यह भी जरा ध्यान रखिएगा। सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं और सत्र बुलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। अपने यहां भारत में जो है, भारत के पार्लियामेंट में 3 सत्र चलता है सामान्य रूप से। पहला जो सत्र है इसको हम लोग बोलते हैं बजटीय सत्र, बजटीय सत्र, ठीक है। बजटीय सत्र जो है वो शुरू होता है फरवरी में, फरवरी से लेकर के ये चलता है मई तक, समझ गए? फरवरी से लेकर के मई तक का जो पार्लियामेंट का सेशन चलता है उसको बजटीय सेशन बोला जाता है, बजट सत्र बोला जाता है, समझ गए? दूसरा जो इसका चलता है वो है आपका मॉनसून सत्र, समझ रहे हैं? दूसरा है वो है मॉनसून सत्र, समझ रहे हैं? ये जो है वो क्या होता है, जुलाई में शुरू होता है, समझ रहे हैं? और जुलाई से लेकर के ये सितंबर तक चलता है, समझ गए? तीसरा जो सत्र है इसको हम लोग बोलते हैं शीतकालीन, समझ रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शीतकालीन सत्र, है ना, शीतकालीन सत्र। ये जो है वो चलता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, समझ रहे हैं? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि फरवरी में ये शुरू होगा और मई में आकर के ये समाप्त हो जाएगा। तो जिस तारीख से ये शुरू होगा और जिस तारीख को समाप्त होगा, तो शुरू की मीटिंग से लेकर समापन की मीटिंग को हम लोग सत्र बोलते हैं। अगर ये फरवरी में शुरू हुआ है और मई में समाप्त हुआ है तो हम लोग इसको कहेंगे बजटीय सत्र। और देखिएगा जून जो है वो क्या है, गैप है। अब जैसा देखना, मई में तो ये समाप्त हो गया, लेकिन अगला शुरू कब से हो रहा है, जुलाई से। तो जब समापन हो जाता है एक सत्र और उसके जगह पे दूसरी सत्र जब शुरू होती है, तो इसके बीच का जो गैप होता है, गैप देखिए पूरा जून है, यानी जिस दिन समाप्त हो गया वो वाला टाइम, समझ रहे हैं? और अगला सत्र जब शुरू होगा तब इन दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर है उसको कहा जाता है अवकाश। अवकाश कहने का मतलब रिसेस, है ना, मतलब कि छुट्टी, समझ रहे हैं? तो ये अवकाश का टाइम है। जून यहां पर क्या है, अवकाश है। वैसे ही आप देखेंगे कि जुलाई से शुरू होगी और जाके सितंबर में खत्म होगी, इसको हम क्या कहेंगे, मॉनसून सत्र बोलेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सितंबर के बाद ये सीधा अक्टूबर में शुरू हो रही है, नहीं, समझ रहे हैं? सॉरी, अक्टूबर नहीं, यहां पर शुरू होता है नवंबर में, ठीक है। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना चलता है, समझ रहे हैं? तो यहां पे अक्टूबर जो है वो क्या है, गैप है। अक्टूबर जब गैप है तो अक्टूबर को यहां पर भी हम लोग क्या कहेंगे, अवकाश, समझ रहे हैं? अब आप देखो दिसंबर तक चल रही है, लेकिन अब फिर से दूसरे साल में शुरू क्या हो जाएगा, फरवरी से बजटीय सत्र। तो आप देख रहे हैं कि दिसंबर में आकर के ये समाप्त हो गया, अब नया शुरू फिर से फरवरी में होगा, तो जनवरी फिर से छुट्टी हो गया। तो यहां पर जनवरी भी क्या है, अवकाश है। तो यहां पर अगर 3 सत्र है तो 3 अवकाश भी है, और अवकाश लगभग 1-1 महीने का हो जाता है, समझ रहे हैं? यही है क्या चीज, आपका सत्र। और 3 तरह का सत्र जो है वो अपने यहां इस तरीके से चलता है, जिसमें पहला सत्र कौन सा सत्र है अपना, पहला सत्र को हम लोग बोलते हैं बजटीय सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। और जून जो है वो अवकाश है, छुट्टी होता है, समझ रहे हैं? उसके बाद फिर क्या होता है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपका दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉनसून सत्र, समझ रहे हैं? सितंबर तक। अक्टूबर फिर अवकाश, नवंबर और दिसंबर जो चलेगा वो चलेगा शीतकालीन सत्र, और उसके बाद फिर जनवरी अवकाश, फिर से फरवरी से वापस यही शुरू।
सत्र में कुछ और नहीं होता है, बल्कि जो दैनिक कार्य होता है वो एक सिस्टम से डेली का कार्य सही से चलता है। यानी सत्र में पार्लियामेंट के सारे मेंबर पहुंचते हैं और डेली जो है वो अपने कार्य को संचालित करते हैं, लोकसभा सही से कार्य करती है। और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट सत्र है, तो उसकी तो कभी विघटन होता ही नहीं है राज्यसभा का, क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा के अंदर में जो है पूरे फंक्शन को हम लोग को सही से समझना है। तो अगला टॉपिक को हम लोग समझेंगे संसदीय सत्र को। आप लोगों ने समझ लिया सही से कि आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है? नहीं। अब जरा सा समझिएगा, वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगला राष्ट्रपति का क्या? अभिभाषण। अभिभाषण, ठीक है। देखिए अभिभाषण कुछ नहीं है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस करना, है ना, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ और नहीं है, बल्कि एक संबोधन होता है। समझ रहे हैं? ये एक संबोधन होता है जिसमें राष्ट्रपति आकर के भाषण दे देते हैं, एड्रेस कर देते हैं। और इसका तरीका क्या होता है सो देखिएगा। अब जानते हैं कि प्रत्येक लोकसभा का सामान्य तौर पर 5 साल में चुनाव होता है। जैसे 2014 में मोदी जी आए, 19 में उनका 5 साल पूरा हो गया, तो 5 साल बाद फिर से चुनाव हुआ 19 में, 19 के बाद 24 तक चलेगी सामान्य स्थिति में, 24 में फिर से चुनाव होगी। समझ रहे हैं? तो जब जब नया नया चुनाव होगा लोकसभा का, जैसी लोकसभा नई नई चुन के आई, तो उसकी पहली बैठक, समझिएगा ध्यान से, यानी 5 साल पर चुन के आएगा ना, तो 5 साल पर जो पहली बैठक होगी नई लोकसभा की, तो प्रथम बैठक जब होगा लोकसभा का, तो प्रथम बैठक जिस दिन लोकसभा की होती है, प्रथम बैठक, उस दिन राज्यसभा को भी बुला लिया जाता है। तो लोकसभा और प्लस क्या, राज्यसभा को इकट्ठा बुलाया जाता है जिस समय लोकसभा नया चुन के आती है और जब लोकसभा की पहली बैठक होना होता है। तो उस दिन राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा बुला लेते हैं और इकट्ठा बुला करके संबोधन देते हैं, मतलब भाषण देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रथम बैठक तो होगा ही, इसके बाद प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, प्रत्येक वर्ष का क्या? पहला सत्र। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र कौन सा शुरू हो जाता है? बजटीय सत्र। तो प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, है ना, माने हर साल जब चुन करके आएगा, तो चाहे वो जिस दिन भी चुन करके आए, पहली बैठक के दिन क्या होगा? दोनों जुड़ करके आएंगे। उसके बाद हर एक साल पर जो पहला सेशन शुरू होगा, उसकी पहली बैठक में राष्ट्रपति फिर से इनको क्या करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बुलाएंगे। समझ रहे हैं? तो प्रत्येक साल के पहले सत्र के पहले बैठक पर, और जब लोकसभा नई चुन करके आएगी, तब पहली बैठक पर संयुक्त रूप मतलब लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा राष्ट्रपति बुला करके और क्या करते हैं? बोलो, एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधन करते हैं। और उसी को कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का जो यह अभिभाषण होता है, इसमें राष्ट्रपति अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते, बल्कि मंत्री परिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, जो नीति और योजना तैयार की जाती है, मतलब जितने भी ये पॉलिसी और योजना तैयार करते हैं, उसी पॉलिसी और योजना पर आकर के राष्ट्रपति बोलते हैं। यानी जो भाषण तैयार की जाती है मंत्री परिषद के द्वारा, उसी भाषण को ये आकर के यहां पर बोलते हैं। लेकिन जब ये बोलते हैं तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से होता है, इसलिए इसको एक तरीके का संयुक्त अधिवेशन ही माना जाएगा। इसका अर्थ आप क्या समझे? हमने आपको पहले पढ़ाया था कि लोकसभा और राज्यसभा जब क्या करती है, कोई नियम कानून बनाती है और लोकसभा राज्यसभा आपस में गतिरोध पैदा कर दे, एक दूसरे के साथ सहमत ना हो, तो राष्ट्रपति उसको निदान करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो गतिरोध जब जब होगा तब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। लेकिन मान लो कि गतिरोध लोकसभा राज्यसभा में कभी हो ही ना, कभी नहीं गतिरोध हो, फिर भी पहले वर्ष के, हर एक वर्ष के पहले सत्र के पहले बैठक पर, और जब जब लोकसभा नई चुन करके आएगी, तो पहली बैठक पर संयुक्त अधिवेशन होता ही है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर गतिरोध न भी हो तो 5 साल में कम से कम 5 बार तो संयुक्त अधिवेशन होगा ही होगा। और जब संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने वक्तव्य देते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्या चीज? राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो अब हमें बताओ। अब एक चीज और समझिएगा, और वो समझिएगा लेम डक सत्र। क्या? लेम डक सत्र। समझ रहे हैं? इसको भी जरा सा समझिएगा। लेम डक सत्र, है ना, लेम डक क्या? सेशन। इसको देखिएगा क्या होता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझाऊं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मई
मान लो कि मई 2019 में मान लो कि मोदी जी चुनाव जीत करके और पीएम बन गए, ठीक। अब हम स्थिति देख रहे हैं क्या कि 24 में इनका 5 साल पूरा हो गया, समझ रहे हैं। और हमने क्या किया, अप्रैल में ही चुनाव करा लिया अगले लोकसभा का, क्योंकि 5 साल में चुनाव हो जाएगा, अप्रैल में ही चुनाव हो गया, ये चुन करके तैयार हो गया। जब ये चुन करके नया लोकसभा तैयार हो गया तो पिछली लोकसभा जो है, जो चलती आ रही थी, उसकी जो आखिरी बैठक होती है, किसकी, नई वाली की नहीं, नई वाली की तो शुरू होगी, तो जिस दिन इसकी आखिरी बैठक होती है इसके चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव के बाद शपथ ग्रहण वगैरह होता है, उसका टाइम लगता है, जब ये शपथ ग्रहण ले लेते हैं उसके बाद इनकी बैठक होती है, समझ रहे हैं। लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक यही अपना काम को चलाते हैं। तो पिछली लोकसभा का जो आखिरी बैठक होता है, समझिए, आखिरी जो सेशन होता है, आखिरी जो बैठक होता है, उसी को कहा जाता है लेम डक सेशन। यानी जो लोकसभा चल रही है उस लोकसभा की जो आखिरी सेशन होती है, मतलब उसके बाद अब नई लोकसभा बैठेगी, इनकी 5 साल पूरी हो गई, तो इनकी जो आखिरी सेशन होती है उसी सेशन को लेम डक सेशन कहा जाता है, समझ रहे हैं। अब स्थिति ऐसा होता है, जरा सा देखिएगा कि मान लो कि मई 2019 में 543 मेंबर चुनाव जीत करके आए, फिर ये अगले के लिए 2024 में यही 543 लोग मान लो चुनाव लड़े, तो क्या जरूरी है कि जो पिछले बार जीते थे वही यहां जीत जाएं? तो जैसे ऐसे मान लेते हैं कि जो 543 यहां पर से चुनाव जीते हुए थे उसमें से मान लो 530 लोग है ना अगले बार के लिए भी चुनाव जीत गए, तो 13 लोग ऐसे हैं जो चुनाव हार गए, इसका मतलब वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो जो लोग नई लोकसभा के लिए चुनाव नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं, समझ रहे हैं, जो पिछले में तो थे लेकिन अगले के लिए वो नहीं चुन सके, समझे, वो नहीं जा सके अगले लोकसभा में, तो जो लोग अगले लोकसभा में नहीं जा सके इनको कहा जाता है लेम डक, यानी ये लेम डक मेंबर हैं। और जो आखिरी सेशन है वो लेम डक सेशन है। तो आखिरी सेशन लेम डक सेशन, और जो मेंबर नए लोकसभा में चुन करके नहीं जा सके, वो पीछे ही रह गए, आगे के लिए नहीं चुन सके, इनको लेम डक मेंबर कहा जाता है, समझ रहे हैं। यही है लेम डक मेंबर, समझ गए। अगली पॉइंट को भी जरा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, तुम्हें बात समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट हो ना तो अभी पूछ लो, ठीक है। अगला आपको समझना है वो क्या है, स्थगन, समझ रहे हैं, नहीं समझे, स्थगन, क्या स्थगन, ठीक है। स्थगन के लिए इंग्लिश शब्द यूज किया जाता है एडजर्न्ड। जैसे आप लोग कई बार ऐसे देखते होंगे कि कोर्ट में जो है जज क्या करते हैं, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक देना। स्थगन का मतलब होता है कुछ मिनट के लिए नहीं, या कुछ घंटे के लिए, ठीक है, या कुछ दिन के लिए नहीं, या कुछ माह के लिए नहीं। सदन अपने कार्यवाही को क्या कर देती है, रोक देती है। कुछ मिनट के लिए भी रोक सकती है, कुछ घंटे के लिए भी रोक सकती है, कुछ दिन के लिए भी, कुछ माह के लिए भी, समझ रहे। तो सदन जो अपने कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देती है, तो कुछ समय के लिए रोकना क्या कहलाता है, स्थगन। ये स्थगन है, समझ रहे हैं। और स्थगन करने का जो काम करते हैं वो पीठासीन अधिकारी करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। ये पीठासीन, जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन है, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति पीठासीन है। तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही स्थगन करते हैं, यहां पे राष्ट्रपति का कोई रोल या कोई भूमिका नहीं होता। यह स्थगन पीठासीन के द्वारा किया जाएगा। ये कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ माह के लिए भी किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है सो देखिए, कई बार आप देखते होंगे कि लोकसभा के अंदर में खूब शोर शराबा हो जाता है, किसी टॉपिक को लेकर के कुर्सियां पटकने लगते हैं, लोग एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। तो पीठासीन को ऐसा लगता है कि अगर इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये लोग आपस में मारपीट कर लेंगे, इसलिए कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तो जैसे ही ये रुक जाता है, कुछ समय के लिए स्थगन हो जाता है, तो लोग चाय पीने के लिए, नाश्ते करने के लिए या घर चले गए। अगर कुछ दिन के लिए होगा तो घर चले जाएंगे, आधे घंटे के लिए, मिनटों के लिए होगा तो कुछ समय के लिए बाहर जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर जाएंगे और फिर से रिज्यूम होगा, तो क्या ये वापस आकर के तुरंत वहीं से लड़ना शुरू करेंगे कि कुछ समय शांति रहेगी? नहीं। तो चीजों को शांति रूप से संचालित करने के लिए, चीजों को एक सिस्टम से चलाने के लिए, अगर पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए ताकि मामला शांत हो जाएगा, तो ये इसी को क्या कहते हैं, स्थगन करना। स्थगन का सीधा सा अर्थ समझिएगा, कुछ समय के लिए लोकसभा या सदन के कार्यवाही को क्या कर देना, रोक देना। अगर
पीठासीन अधिकारी समय बता दिया हो, नहीं जैसे मान लो कि 2 बजे स्थगन हुआ, बोलेंगे 4 बजे से फिर बैठेंगे, तो समय बता दिया। या उन्होंने कह दिया 4 मार्च से स्थगन करते हैं, 9 मार्च से बैठेंगे, यानी अगर टाइम बता दिया कि इसकी शुरुआत कब होगी, तब इसको कहा जाता है निश्चितकालीन स्थगन। इसको इसी को बोलते हैं क्या, निश्चितकालीन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहां पर समय बता दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, निश्चितकालीन स्थगन। और जब ये समय न बताएं, सिर्फ एडजर्न कह दें, कहें कि आज से अभी से स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन हम कब शुरू करेंगे वो समय आएगा तो बता देंगे, समझ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं बताया हो, तो इसको कहा जाता है अनिश्चितकालीन स्थगन। इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित क्या कालीन स्थगन। ये अनिश्चितकालीन स्थगन हो जाता है। और अनिश्चितकालीन स्थगन को ही कहा जाता है क्या, इसको साइन डाई भी कहा जाता है, समझ रहे हैं, इसको साइन डाई, मतलब कि मर गया ये, यानी कि जब समय जरूरत होगा, जिस हिसाब से हम समझेंगे तो हम आपको समय बता देंगे और उसी समय क्या कर जाएगा, रिज्यूम कर जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्थगन, यानी कुछ समय के लिए रोकना क्या कहलाता है, स्थगन। ठीक है, अब इसी के ठीक मिलता जुलता स्वरूप है, बस इतना याद रखिएगा कि ये कुछ समय के लिए है। अगला है सत्रावसान। सत्रावसान समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या, सत्रावसान। इसके लिए इंग्लिश शब्द है प्रोरोगेशन, इसके लिए इंग्लिश शब्द है प्रोरोगेशन। ठीक है, देखिएगा क्या होता है ये, सो देखिएगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि फरवरी से लेकर के नहीं मई तक एक सेशन होता है जिसको हम लोग बजटीय सत्र बोलते हैं। ठीक, जून छुट्टी होता है जिसको हम अवकाश बोलते हैं। फिर जुलाई से एक नया शुरू होता है, कहां तक चलता है, सितंबर तक। अक्टूबर छुट्टी होता है, नहीं, नवंबर और दिसंबर, ठीक, जो चलता है वो तीसरा सत्र होता है। जनवरी छुट्टी, फिर फरवरी से वही बात। इसको हम लोग बजटीय सेशन बोले थे, इसको मानसून बोले थे, इसको शीतकालीन विंटर सेशन बोले थे, है ना। ये 3 तरह का सेशन होता है। तो फरवरी से मई तक के सेशन तो एक ही है ना। जब शुरुआत किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, सत्र का आहूत करना। और जब इस सत्र को ही बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, समाप्त करना कि अब चलो आज से ये सत्र खत्म हो गया, अब नया सत्र शुरू होगा, तब बताया जाएगा। तो जो सत्र चल रही थी उस सत्र को समाप्त करने की घोषणा ही सत्रावसान होता है। स्थगन कुछ समय के लिए रोका जाता है, फिर उससे वो रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र ही समाप्त हो गया, सत्र के समापन की घोषणा सत्रावसान। सत्रावसान की जो घोषणा करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, समझ रहे हैं। सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, यानी कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका डिसाइड नहीं करेगा, समझ रहे हैं। इसको राष्ट्रपति सत्रावसान का घोषणा करते हैं कि सत्र समाप्त हो गया, समझ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देखिएगा क्या ब्रिटेन और भारत के अंदर में थोड़ा सा अंतर है। ब्रिटेन के अंदर में अगर सत्रावसान हो गया, यानी सत्र समाप्त होने की घोषणा हो गई, तो इस सत्र में जितने भी कार्य चल रहे थे वो सारे के सारे कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई नियम कानून बनने के लिए विधेयक चल रहा था तो वो विधेयक भी खत्म हो जाता है। अगर आप इसको दूसरे सत्र में शुरू करना चाहते हैं तो फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंदर में ऐसा है कि सत्रावसान हो गया तो इसके अंदर में जो काम चल रहा था वो कोई काम समाप्त नहीं होगा, और अगर दूसरा सेशन शुरू होता है तो नए सिरे से शुरू करने की जरूरत नहीं थी, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। यानी भारत के अंदर में सत्रावसान होने से संसद के अंदर में जो कार्यवाही चल रही थी, जो नियम कानून बनने की प्रक्रिया चल रही थी, वो समाप्त नहीं होता है बल्कि वो रिज्यूम रहता है, समझ गए। यही सत्रावसान है, समझ गए। अब सत्रावसान के बाद एक चीज और आपको समझना है, वो है लोकसभा का विघटन। सत्रावसान का मतलब क्या हुआ, सिर्फ सत्र की समापन होना, यानी एक सत्र समाप्त हो गया, फिर अवकाश हो जाएगा, फिर नया सत्र शुरू हो जाएगा। सत्रावसान का मतलब जो सत्र चल रही है उसकी समापन की घोषणा ये राष्ट्रपति करेंगे, समझ गए। अगला जो आपको टॉपिक समझना है वो है लोकसभा का विघटन, है ना। क्या विघटन, यानी लोकसभा का क्या विघटन, यानी कि इसको डिजोल्व कर देना, समझ रहे हैं, सीधी सी बात है, डिजोल्यूशन। ठीक है, डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सो देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे 2019 में लोकसभा की गठन हुई मोदी जी की, 19 में चुनाव जीत करके एक नया लोकसभा बना, और 24 में 5 साल पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बीच में 2020 भी आया होगा, 21 भी आया, 22 भी आया, 23 चल रहा है, 24 आएगा।
और प्रत्येक साल में 19 से 20 के साल में 3 सेशन हुआ होगा, यहां भी 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 3 सेशन होगा। समझ रहे हैं? तो इसके बीच में बहुत सारे सेशन चलता रहेगा, क्योंकि एक साल में 3 सेशन होता है। आप समझ गए? अब जरा सा देखिएगा क्या है कि सेशन को समाप्त करना सत्रावसान, कुछ समय के लिए रोकना स्थगन, लेकिन जब इनका 5 साल पूरा हो जाता है तो इस लोकसभा को ही खत्म कर देना, लोकसभा को भंग कर देना और नए लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का भंग करना ही क्या कहलाता है? लोकसभा का विघटन। अगर लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, इसका मतलब कि लोकसभा ही खत्म हो गया, अब नया चुनाव होगा। समझ रहे हैं? तो विघटन जो होता है वो सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति समझते हैं, यानी कोई इमरजेंसी की कंडीशन नहीं आई है, सरकार ठीक ठाक से चल रही है, तो सामान्य कंडीशन में प्रत्येक 5 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब लोकसभा का विघटन हो जाएगा। प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा का विघटन होगा। अगर सत्र चल रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है, तब हर एक 5 साल पर लोकसभा विघटित हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिति सामान्य नहीं है बल्कि असामान्य है, असामान्य कहने का मतलब जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर में जो मंत्री परिषद है उसको लोकसभा में विश्वास ही प्राप्त नहीं है, मतलब उसके पास सीट है ही नहीं और नया सरकार भी बनने का कोई उम्मीद नहीं है, तो 5 साल के पहले भी क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। मतलब कि जो वर्तमान में सरकार है उसके पास भी बहुमत नहीं है और नया जो सरकार बनाने के लिए मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी बहुमत पूरा कर सकेंगे, तो 5 साल के पहले भी लोकसभा को विघटन कर दिया जाता है और नया चुनाव करवा दिया जाता है। समझ गए? अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि देखिए, लोकसभा की जो विघटन है वो राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करते, बल्कि यहां पर क्या होता है, 2 केस है, ध्यान से समझिएगा। लोकसभा के विघटन की चर्चा जो है वो आर्टिकल 85 के 2 में की गई है। समझ रहे हैं? और इसमें देखिएगा ध्यान से 2 बातें। अगर स्थिति सामान्य है, सामान्य समझ रहे हैं, तो जैसे ही 5 वर्ष पूरा हो जाता है ना, तो प्रधानमंत्री स्वयं ही क्या करते हैं? सलाह देते हैं कि लोकसभा का विघटन कर दीजिए और नया चुनाव करवा दीजिए। अगर स्थिति सामान्य है और प्रधानमंत्री ने अगर सलाह दे दिया राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसके सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको विघटन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर स्थिति विशेष पैदा हो जाए, सामान्य स्थिति न हो बल्कि विशेष स्थिति पैदा हो जाए, विशेष स्थिति का भाव क्या है कि जैसे सरकार जो है उसके खिलाफ लोकसभा में मान लो क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया कि हमें यह सरकार नहीं चाहिए, और प्रधानमंत्री कहें क्या कि विघटन कर दो, नहीं विघटन कर दो लोकसभा को, तो राष्ट्रपति उनके सलाह को इस समय अस्वीकार कर देंगे क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पर भरोसा लोगों को नहीं है। तो प्रधानमंत्री चिल्लाते रहेंगे कि विघटन कर दो। अच्छा, विघटन के लिए क्यों चिल्लाएगा? सो देखिएगा, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री, और मान लो कि आज के डेट 2020 है, मान लो थोड़ा सा देर के लिए 2020 है, और ये 2019 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक ही साल प्रधानमंत्री रहे कि इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो पास भी हो गया। मतलब क्या है कि इनके पास आधा सीट नहीं है, जितने सीट होना चाहिए उससे कम है सीट इनके पास, और इनका विरोधी में जो कांग्रेस है वो मान लो कि सारे के सारे नेता यहां वाले कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए चले गए। तो अगर मोदी जी सलाह देंगे विघटन करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नया चुनाव हो जाएगा। समझ रहे हैं? नया चुनाव हो जाएगा ना, क्योंकि लोकसभा जब भी विघटन होगा तो नई चुनाव होगी। लेकिन कांग्रेस यहां पर दावा कर रहा है कि हमारे पास 50% से ज्यादा है, मैं सरकार बना लूंगा। तो कांग्रेस तो सरकार बना लेगी ना। तो अगर मान लो कि स्थिति मोदी जी के खिलाफ हो गई, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और मोदी जी को लगता है कि अब तो इसकी सरकार बन जाएगी, तो ये तुरंत इसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, नया चुनाव। तो ये गलत बात है क्योंकि इनके पास बहुमत है। इसलिए इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को सलाह मांगने से क्या कर सकते हैं? मानने से मना कर देंगे और कांग्रेस को मौका दे देंगे कि आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए, यानी हमें सीट दिखा दीजिए कि आपके पास आधा से ज्यादा है, तो इसको प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट कर देंगे, इनको सरकार के लिए इन्विटेशन भेज देंगे और ये चिल्लाते रहेंगे कि भंग कर दो, भंग कर दो, लेकिन इसके सलाह को वो अस्वीकार कर देंगे। मतलब सामान्य स्थिति है तब तो इनके सलाह को मान करके भंग कर देंगे। स्थिति अगर विशेष है तो राष्ट्रपति का वहां पर क्या हो जाता है? विवेकीय शक्ति जाग जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री के सलाह को मानना जरूरी नहीं है। यह बात समझ गए? अब एक चीज और समझिएगा, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गया, मतलब विघटन हो गया, समझ रहे हैं, यानी लोकसभा डिजोल्व हो गया, तो जो विधेयक नियम कानून नया बनाने के लिए जो प्रस्ताव चल रहा था उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा,
अगर कोई भी विधेयक, मान लो, क्योंकि आप जानते हैं कि विधेयक में हमने आपको पढ़ा दिया है कि नियम कानून कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, अगर तीनों सहमति दे दें, तीनों जगह से पास हो जाए, तब तो वो नियम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब वो अधिनियम बन जाएगा, यानी ये कानून बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिए कि कोई भी मान लो कि विधेयक लोकसभा से ही शुरू हुआ और अभी लोकसभा में ही रुका हुआ है और लोकसभा भंग हो जाए, तो अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में ही शुरू हुआ और लोकसभा में ही रुका हुआ है, अभी तक यहां से पास होके आगे नहीं गया है, और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाए, विघटन हो जाए, तो यह विधेयक भी व्यपगत हो जाता है। व्यपगत कहने का मतलब ये विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगा। तो अगर यही नियम को बनाना चाहें फिर से, तो जो नई लोकसभा आएगी ना, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी ये समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? स्थिति ऐसा हो कि राज्यसभा से शुरू हुआ हो और राज्यसभा से पास हो गया हो, पास होके कहां आ गया हो, लोकसभा में, और लोकसभा तब भंग हो गया हो, तो भी यह जो अधिनियम है वो व्यपगत हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के ये कहने का भाव है कि अगर विधेयक लोकसभा में लंबित है, मतलब रुका हुआ है, चाहे वो लोकसभा से शुरू हुआ हो या राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा आ गया हो, और इसी बीच लोकसभा भंग हो गया हो, तो यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, मतलब इस पर आगे कार्रवाई नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? या स्थिति कुछ ऐसा हो जाए कि लोकसभा से शुरू हुआ और लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा के पास चला गया और राज्यसभा इस पर अपना कार्रवाई कर रही है, और इसी बीच क्या हो कि लोकसभा भंग हो जाए, यहां से तो ये पास हो गया, फिर भी यह विधेयक व्यपगत हो जाएगा, फिर भी यह विधेयक व्यपगत समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला जरा सा समझिएगा कि अगर ये लोकसभा से शुरू हुआ, मतलब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी ये पास हो गया और राष्ट्रपति को के पास भेज दिया गया इसको अनुमति के लिए, ये दोनों से पास हो गया, तब अब बीच में लोकसभा भंग हो जाए, तो इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगर दोनों जगह से पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ने इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उसके बाद अगर लोकसभा भंग हो गया तो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो सकता है कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास चला गया हो और इन दोनों के बीच में गतिरोध आ गया हो, गतिरोध समझते हैं ना, दोनों डिस्प्यूट कर गए हो और प्रेसिडेंट ने संयुक्त अधिवेशन के लिए डेट निर्धारित कर दिया हो, यानी घोषणा कर दिए हो कि इस दिन संयुक्त अधिवेशन होगा। अगर संयुक्त अधिवेशन का घोषणा हो गया है और इन दोनों में अभी गतिरोध चल रहा है और इसी बीच लोकसभा अगर विघटित कर जाए, तो भी जो विधेयक है वो व्यपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, बल्कि उस पर कार्रवाई चलेगी। समझ रहे हैं? ये जो है वो कुछ हमारा संविधान का सेशन का हिस्सा था, ये हम लोग आप समझ चुके। ठीक है।